आज हम आपको पाकिस्तान के सबसे खूंखार डाकू के बारे में बताने जा रहे हैं। उसका नाम था छोटू डाकू। कहते हैं इस जैसा डाकू आज तक पाकिस्तान में दोबारा नहीं हुआ। इसका सिर्फ एक ही कारण है, वह बहुत ही खूंखार और कातिल था। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पंजाब राज्य के बारे में। पंजाब राज्य पाकिस्तान का एक संपन्न प्रदेश है, पैसों के मामले में भी और पॉलिटिक्स के मामले में भी। पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता इसी राज्य से आते हैं, जैसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इसी पंजाब में एक जगह है, नाम है राजनपुर, और राजनपुर के साथ है रहीम यार खान। और इन दोनों की एक खासियत यह है कि इनके बीच घना जंगल है और इस जंगल के बीच एक टापू है और इसके चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा पानी है। करीब 35 किलोमीटर के दायरे में यह टापू फैला हुआ है। कहते हैं यह टापू पुराने समय से, जब अंग्रेज़ों का भारत पर कब्जा था, तब से क्रांतिकारियों के छुपने की सबसे सुरक्षित जगह रही है। इसका कारण यह था, यहाँ पर दुश्मनों का पहुँचना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि चारों तरफ घना जंगल था और दूर से अगर कोई आता तो पता चल जाता। तो इन सब कारणों से यह एक सुरक्षित स्थान था। बाद में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और यह स्थान पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। इस टापू का एक अलग देश बदल गया, लेकिन इसकी तकदीर और तस्वीर नहीं बदली। क्रांतिकारी तो चले गए, पाकिस्तान में जाने के बाद इस टापू पर चोर और डाकुओं का बसेरा हो गया। इन जंगलों में कई जगहों पर कबीले रहते हैं जो बहुत ही खूंखार और तेज़ हैं। इस कारण से अगर कभी पुलिस यहाँ आती तो उन्हें इन कबीलों से भी सामना करना पड़ता। यह एक तरह से बहुत ही मुश्किल होता। यहाँ पर आज तक कोई भी ऑपरेशन बड़े मुश्किल से पूरा हो पाता है। यहाँ पर अलग अलग समय में अलग अलग गैंग काम करते थे। 80 और 90 के दशक की बात है। इस टापू पर एक डाकू था, नाम था बाबा लवांग। बाबा लवांग की यहाँ पर बहुत ही इज्जत हुआ करती थी, क्योंकि वह डाकू ज़रूर था, लेकिन उसके कुछ उसूल और नियम थे। सन 1988 की बात है। पंजाब राज्य में ही एक जगह है कासमोर। तो यहाँ एक किसान का परिवार रहता था। उसके पास 12 एकड़ ज़मीन थी, तो वह अपना गुजर बसर आराम से कर रहे थे। किसान के 3 बेटे थे, उनमें से एक का नाम था गुलाम रसूल। 1988 में गुलाम रसूल की उम्र 13 वर्ष थी। एक रोज़ पुलिस गांव आती है और गुलाम रसूल के बड़े भाई को चोरी के इल्ज़ाम में जेल ले जाती है। अब गुलाम रसूल और उसका परिवार इस डर में कि कहीं पुलिस उन्हें भी ना पकड़ ले, वो घर छोड़कर भाग जाते हैं। पुलिस से बचने के लिए इधर उधर भटकते हैं। गुलाम रसूल परिवार के साथ भागने के बाद एक ढाबे पर काम करने लगता है। उस समय उसकी उम्र 13 साल थी और ये जो ढाबा था जिस पर गुलाम रसूल कार्य कर रहा था, वह बिल्कुल हाईवे के ऊपर था और यहाँ पर ज़्यादातर ट्रक ड्राइवर खाना खाते थे। कुछ समय बाद गुलाम रसूल के गांव वालों को यह पता चल जाता है कि गुलाम रसूल इस ढाबे पर कार्य करता है। तो उन्होंने पुलिस को खबर दी और साथ में कुछ पैसे देकर उसे जेल में डलवा दिया, उसी जुर्म में जिस जुर्म में उसका भाई जेल में था। इसके बाद गुलाम रसूल लगभग 3 साल बाद जेल से बाहर आता है। बाहर आने के बाद वह अपने गांव पहुंचता है तो देखता है जिन गांव वालों ने और कुछ रिश्तेदारों ने उसे और उसके भाई को फंसाया था, उन्हीं ने उनकी 12 एकड़ की जो ज़मीन थी उस पर कब्जा कर लिया है। अब गुलाम रसूल के मन में बहुत ही गुस्सा था। एक तो परिवार बिखर गया, ऊपर से जिन्होंने उन्हें फंसाया उन्हीं के कब्जे में ज़मीन थी। जीवन जीने की अब कोई उम्मीद और जरिया भी नहीं था। बदला लेना चाहता था, लेकिन अब वह क्या करे। तभी उसे पता चला कि राजनपुर एक जगह है और वहाँ पर एक डाकू है, बाबा लवांग। बाबा लवांग गरीब लोगों की मदद के लिए जाना जाता था, तो उसके चर्चे बहुत दूर दूर थे।
गुलाम रसूल भटकते भटकते टापू पर पहुंच जाता है और बाबा लुआंग के सामने जाकर कहता है, जो कुछ मेरे साथ हुआ मैं बदला लेना चाहता हूँ। गुलाम रसूल उसे अपने गिरोह में शामिल कर लेता है। गुलाम रसूल उस गैंग में सबसे कम उम्र का था, तो बाबा लुआंग ने गुलाम रसूल का नाम रखा छोटू। उन्होंने कहा, आज से तुम्हारा नाम छोटू है, और यहीं से उसका नाम छोटू पड़ गया। इसके बाद छोटू उन्हीं की तरह काम करने लगा, डाके डालने लगा और भी बहुत कुछ। और इसके कुछ समय बाद एक पुलिस ऑपरेशन में बाबा लुआंग की मौत हो गई। जब तक बाबा लुआंग जिंदा थे, छोटू ने अपने काम से और अपने सभी जो उसके दुश्मन थे बदला लेकर एक पहचान बना ली थी। तो इसी कार्य के उस पर बाबा लुआंग के बाद गैंग का नया सरदार छोटू डाकू को बना दिया गया। इसके बाद छोटू डाकू ने अपने कारनामों से अपना नाम बहुत बड़ा कर लिया। उसकी लूट, किडनैपिंग और खौफनाक कामों की चर्चा अब टापू के बाहर पाकिस्तान में भी होने लगी। कहते हैं सन 2004 में पाक चीन समझौते के चलते सिंधु नदी के किनारे एक हाईवे बन रहा था और यह चीन की मदद से बनाया जा रहा था। छोटू गैंग के लोगों ने 12 चीनी इंजीनियर को किडनैप कर लिया। अब सरकार की हालत ख़राब हो गई, ऊपर से चीन का दबाव। कहते हैं उन 12 चीनियों के बदले छोटू गैंग के लोगों ने बदले में जो उनके सदस्य जेल में थे उन्हें छुड़वा लिया और मोटी रकम उन्हें दी गई। तब जाके छोटू ने 12 चीनियों को छोड़ा। उसके बाद पाकिस्तान सरकार ने 20 लाख का इनाम छोटू सरदार के ऊपर रख दिया। उस समय इतनी बड़ी रकम किसी भी क्रिमिनल के ऊपर नहीं रखी गई थी। इसके बाद भी छोटू का खौफ बढ़ता गया। वह किसी की कहाँ सुनने वाला था। वह बड़े बड़े बिजनेसमैन, यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी उठाकर टापू पर ले आता और फिर सौदेबाजी करता। जब पैसे मिल जाते वह उन्हें छोड़ देता। उस वक्त उनकी गैंग में कहते हैं 300 लोग जुड़ चुके थे। छोटू के गैंग के पास ऐसे ऐसे हथियार थे जो पुलिस के पास भी नहीं थे। यही कारण था कि जब 2014 और 2015 में ऑपरेशन हुआ तो पुलिस वाले मारे जाते, लेकिन छोटू गैंग का कुछ नहीं बिगड़ता। कहते हैं छोटू गैंग के पास AK-47, यहाँ तक कि टैंक और चॉपर को उड़ाने तक की मिसाइलें होती थी। इन्हीं के दम पर छोटू पुलिस को नीचा दिखाता रहा। करीब 100 से ऊपर कत्ल, किडनैपिंग, ये सब मामले उस पर दर्ज होते रहे। इनाम की रकम बढ़ती रही, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी छोटू का कुछ नहीं हो सका। पंजाब पुलिस वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई। कहते हैं छोटू गैंग ने कई बार मीडिया वालों को उठाकर इंटरव्यू दिया। वे कहते थे पाकिस्तान पुलिस के सामने तो कभी सरेंडर नहीं करेंगे। पाकिस्तानी पुलिस की उनके सामने कोई औकात नहीं। ये सब चल रहा था। अचानक अप्रैल 2016 में चीज़ें बदलती हैं और पंजाब पुलिस छोटू को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू करती है। इससे पहले 2014 और 15 में जो कोशिशें हुई थी उसमें काफ़ी पुलिस वाले मारे गए थे, लेकिन अब की बार कुछ बड़ा होने वाला था। इसी ऑपरेशन के लिए पंजाब पुलिस सिंधु तट से जंगल में दाखिल होती है, लेकिन छोटू डाकू को पता चल जाता है और वो अपनी गैंग के साथ फोर्स को घेर लेते हैं और उन्हें बंधक बना लेते हैं। इसमें 24 पुलिस अफसर बंधक बना लिए गए। अगले दिन जैसे ही यह खबर पाक मीडिया में आती है, हड़कंप मच जाता है। इससे पहले किसी भी डाकू ने इतनी बड़ी संख्या में एक साथ पुलिस वालों को बंधक नहीं बनाया था। सबके हाथ पांव फूल जाते हैं और अब छोटू डाकू के साथ सौदेबाजी होने लगती है, लेकिन कुछ कारणों से बात नहीं बनती। तो छोटू ने कुछ किडनैप किए हुए लोगों में से 6 को मार दिया। पुलिस वालों को अब समझौते की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी।
और अब छोटू डाकू कोई भी सौदेबाजी के लिए तैयार नहीं था और ना ही मारे गए लोगों की लाशों को लौटाने के लिए वह राजी था। इसके बाद यह बात पाकिस्तान में चर्चा में थी कि अगर आप एक डाकू को नहीं संभाल सकते तो भारत से कैसे निपटोगे। बात इज्जत की भी थी। यह बात प्रधानमंत्री तक पहुंचती है। एक तरफ 24 पुलिस वालों की फैमिली, दूसरी तरफ न्यूज़ चैनल पर खबर और विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। आखिरकार पाकिस्तान सरकार ने अपनी साख बचाने के लिए फैसला किया कि छोटू डाकू को पकड़ने के लिए आर्मी का प्रयोग किया जाएगा। एक ऑपरेशन जिसका नाम रखा गया ज़रबे अहान, यह ऑपरेशन चलाया गया उन 24 पुलिस वालों को लाने के लिए और छोटू डाकू को पकड़ने के लिए। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर अब जंगलों के ऊपर उड़ रहे थे। अप्रैल 2016 के शुरुआती दिनों में यह ऑपरेशन शुरू हुआ और तकरीबन 21 दिनों तक चला। इस 21 दिनों में ऑपरेशन में छोटू गैंग के कई लोग मारे गए। इस ऑपरेशन में 1500 से 2000 आर्मी के लोग, 300 के करीब रेंजर्स और 1600 पुलिस के जवान लगे हुए थे। अब आर्मी लगातार हमलों के साथ स्पीकर से अनाउंस कर रही थी कि छोटू डाकू सरेंडर कर दें वरना अपने गैंग के साथ मारे जाओगे। 20 दिनों तक लड़ाई चलती रही, कोई सरेंडर या उसकी बात नहीं हुई। उसके बाद छोटू डाकू पहली बार एक शर्त के साथ सामने आया। छोटू डाकू ने कहा, हमें कुछ लोगों के साथ दुबई जाने दो, हम सभी लोगों को और पुलिस वालों को छोड़ देंगे। उनके पास दर्जनों भर बिजनेसमैन भी बंधक थे। आर्मी ने मना कर दिया। इसके बाद आर्मी ने लास्ट बार 24 अप्रैल को एक फाइनल वार्निंग दी, मान जाओ वरना मारे जाओगे। कहते हैं इसके बाद गैंग के लोगों ने छोटू डाकू को समझाया और फिर छोटू डाकू ने कहा कि ठीक है, लेकिन हम पाकिस्तानी पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। उनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं, लेकिन हम आर्मी का सम्मान करते हैं, हम आर्मी के सामने सरेंडर कर देंगे। उसके बाद छोटू डाकू और उसके साथ 70 गैंग मेंबर एक साथ पाक आर्मी के सामने सरेंडर होते हैं। छोटू डाकू को 2016 में पकड़ा गया था और मार्च 2019 में अदालत ने छोटू डाकू समेत 19 लोगों को सजाए मौत दे दी। बाकी को उम्र कैद की सजा दी गई।